सर, अंतिम के बाद मैं आपको मिल रहा हूँ अगेन सर की अंतिम मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लोगों ने बहुत थैंक यू, थैंक विशल यू। यस। ब्लॉगर्स को आप अगर बता सके कि किस अंदाज में इस बार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक डैडी के अंदाज में एक ठोस कि हाँ ऐसा करना है, एक बताइए क्या जी। आपका अंदाज होगा सर, निराला होता है आपका अंदाज? विसल ब्लोअर में मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अश्विन। और मेरा जो किरदार है वो डॉक्टर हैं और एक कॉलेज चलाते हैं। और उनका अपनी मतलब पूरी कॉलेज में सिखाते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और ख़ुद डॉक्टरी भी करते हैं। तो बड़े फैमिली मैन हैं और चाहते हैं कि हर चीज़ जिस तरह से उनकी अपनी पैदाइश और अपनी परवरिश हुई है उसी तरह से अपने बच्चों को वो देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर संकेत जो हैं, जो उनके बेटे हैं, वो एक ऐसे वेब में घुस जाते हैं और फिर बतौर फादर सिर्फ फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जो भी जिस जंजाल में फंस गए हैं उसमें उनकी प्रोफेशन भी आ जाती है, डॉक्टरी भी आ जाती है, बाप भी आ जाता है, कॉलेज भी आ जाती है और एक बहुत बड़ा सोशल इशू हो जाता है। तो मेरे लिए वो जो एक इमोशन है ऑफ अपने आप को अगर ऑनेस्टी से प्रेजेंट करना है किसी को भी, तो ऐसा नहीं होता कि मैं फैमिली में बहुत ऑनेस्ट हूँ और प्रोफेशन में डिसऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो जिस तरह के आप बने हुए हैं उसी तरह से आप बिहेव करते रहेंगे। तो इस कहानी में डॉक्टर अश्विन ये सारी सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और ये कितना कॉम्प्लिकेट होता है, नहीं कॉम्प्लिकेट होता है, कौन सा थ्रिलर एलिमेंट है, ये तो उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा दोस्त। ये बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट्स पे आधारित है। मतलब जिस तरह की जब आप देखिए एजुकेशन में जब मेरिट सफ़र होने लगता है तब मैल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मतलब तब पैसा दे दिला के कोई भी ये वो, मुझे लगता है कि हमेशा एजुकेशन को बिज़नेस से दूर रखना चाहिए, लेकिन बोलने की बातें होता नहीं है ऐसे। तो कोशिश अच्छे लोगों की ये होनी चाहिए कि जो मेरिट है, जो विद्यार्थी डिज़र्विंग है उसको सीट मिलनी बहुत ज़रूरी है। और हम तो विसल ब्लोअर में डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, डॉक्टरी पेशे की बात कर रहे हैं। तो जो मुझे लगता है एक सोशली बहुत रिस्पॉन्सिबल एक प्रोफेशन है, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो ऐसी एक सिस्टम में अपने आप को डॉक्टर अश्विन कैसे बचा सकते हैं, डॉक्टर संकेत किस तरह की इंसिडेंट्स में फंस रहे हैं, तो विसल ब्लोअर में। और हमारे यहाँ हर एपिसोड में एक ऐसी बात है जो अगला एपिसोड आपको दिखा देगी। सर इस बार तो आप डॉक्टर के अंदाज में दिखाई देंगे, जी। लेकिन हमारी सोसाइटी में भी एजुकेशन के ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं कि इतनी सारी फीसेस है, इतने सारे बर्डन आ जाते हैं, एक मिडिल या क्लास का जो आदमी होता है वो अपने बच्चों को हाई एजुकेशन इस वजह से नहीं दे पाता कई तरह। जी। कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, ये जो आपकी तरफ से नहीं, हमारे यहाँ क्या है, मिडिल क्लास आदमी भी होता है, वो यही सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर हो जाए। आज जो सरकारी कॉलेजेस हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद एक पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है, हर पेरेंट ये चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन अच्छी से अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसा दे के ही मिल सकती है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ पब्लिक स्कूल का, तो मुझे जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वहाँ नहीं भेजूँगा, अब कहीं और भेज दूँगा। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी व्यवस्था है और जिस तरह का एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, इसमें बाहर के देशों से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने। तो अगर हमारा ही विश्वास हमारी सरकारी संस्थाओं से अगर दूर चला जाए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे को उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार
जो भी जायज़ होगा वही करूँगा, मैं उसके लिए पैसे नहीं दूँगा। ये बहुत ही सर आपने पॉइंट वाले जी फिर सर मैं विशल पे आता हूँ अगेन। जी। शूटिंग के अगर बारे में आप बता सकते, क्योंकि वेब सीरीज़ है ये, हाँ। वेब सीरीज में से दिखाया गया है, शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, मैं देखा हूँ, जी। सभी के साथ। नहीं, हमने बहुत एक तो क्या हमने शूटिंग शुरू की, फिर सेकंड वेव आ गई तो थोड़ा रुकना पड़ा, लेकिन टीम बहुत अच्छी थी। हमने शुरुआत आई थिंक भोपाल में की थी, फिर लोनावला और फिर बॉम्बे। तो बड़ी यूनिट थी, बड़ा डिटेल में काम हुआ। डिटेल इसलिए होता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर मतलब सिर्फ डॉक्टर और ऐसा नहीं है कि हर एक किरदार के लिखे हुए लाइंस ये वो, तो बहुत डिटेल में काम हुआ, डॉक्टर्स पे काम हुआ। हमने जैसे मेरे साथ फैमिली में बजाज सर हैं, तो बजाज सर तो सीनियर एक्टर हैं, तो उनको देखते देखते बड़ा मज़ा आ गया। या कास्ट में रवि किशन हैं, तो जब इतने सीनियर एक्टर्स एक इतना ड्रामेटिक काम करते हैं तो अपने आप में भी ऐसा लगता है कि हाँ ये सीन बहुत अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। और न्यूकमर जो हैं ऋत्विक भौमिक और अंकिता शर्मा, ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं इनके। और मुझे लगता है कि इन जनरेशन्स में ना, कि जैसे ये पुराने एक्टर है, ये नए एक्टर है, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे नए एक्टर्स की तैयारी देख के बहुत अच्छा लगा कि कोई भी चीज़ चलो ऐसे ही कर ली, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी यूनिट में। और जैसे आपने कहा कि मल्टीपल लोकेशंस हैं, थोड़ा 6 महीने से ज़्यादा अरसा हम लोग इसको कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी आनाकानी नहीं की, और उसका रिज़ल्ट आज दिखाई देता है। ट्रेलर मैंने देखा सर, ट्रेलर को मतलब देखने के बाद बहुत ही दिमाग लगा के मुझे समझने की ज़रूरत है। मैंने देखा है 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, क्या कहेंगे सर? मुझे ना वेब इस मीडियम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इस मीडियम को वही आदमी देखता है जो ये शो देखना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न पे चल रहा है, देखा नहीं देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं है। जिसे देखना है वो उसको सोनी लिव लगा के उसको देखना चाहता है। तो मुझे जो है ये कमिटेड ऑडियंस जो है इस पर ज़्यादा विश्वास है। और आज अगर ट्रेलर देख के इतनी क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर जो है वो तो शुरुआत है, मतलब ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, वो वाला हाल है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया है तो मुझे लगता है कि ऑडियंस में जो देखना चाह रहे हैं उन्होंने भी नोटिस किया होगा, और 16 दिसंबर को देखेंगे ज़रूर। सर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की सर, अंतिम में जिस तरह आपकी फिल्म में जिस तरह जी। से आपने एक्टिंग का आपने मतलब जिस तरह से एक बाप का अरे थैंक यू। हाँ, इसी तरह से इसी वे में रहना चाहिए। इस बार आप अपनी एक्टिंग का क्या डिफरेंट लोहा, कौन सा लोहा मनवाने वाले हैं आप? नहीं, अब देखो, अब जिस तरह की मेरी शक्ल है और जिस तरह की उम्र हो गई है, मुझे ये सारे फादर वाले रोल्स ही आते हैं। तो मैंने किसी से कहा भी था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बाप एक्टर हूँ। तो उस चक्कर में क्या हो गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर एक रोल डिफरेंट होता है, प्रोफेशन डिफरेंट होती है, लोग अलग होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि वो जो टेक्स्ट होता है, जो लिखा हुआ डायलॉग होता है, वही हमको अलग अलग दिखने पे मजबूर करता है, वरना तो हम वही हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि जैसे आपने अंतिम की बात की, वो अंतिम वाला बाप और ये वाला बाप, वो तो मार्केट यार्ड का हमाल था, यहाँ तो डॉक्टर है। 16 दिसंबर को ये बाप जो है इस बार सोनी लीव पर आ रहा है, ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि 16 दिसंबर को विसल ब्लोअर के 9 एपिसोड्स ड्रॉप होंगे, और मैं चाहता हूँ आप उसे देखें। मेरा अच्छा काम है, लेकिन मेरे साथ जो बड़ी कास्ट है उनका बहुत अच्छा काम है, थ्रिल है। एक एपिसोड देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, 9 देखने के बाद ही रुकोगे। थैंक यू, थैंक यू। तो सी सर, मनोज जी, बहुत ही असम चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट बनाई है आप कैप्टन ऑफ शिप पे। आप ज़रा सा बताइए कि ये आइडिया, सबसे पहले बताइए कि आइडिया कहाँ से आए विशल
सो विसल ब्लोअर का जो आइडिया है ये जो स्टूडियो ने कंसीव किया था, और रितेश जो हमारे शो रनर है इन्होंने कंसीव किया था, कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। तो जब मेरे पास आया था तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्टोरी रेडी थी, स्टोरी लेवल पे रेडी थी, कॉन्सेप्ट रेडी थी। तो मैंने जैसे ही कहानी पढ़ी, जब मीटिंग की इनके साथ, तो रितेश के साथ जब मीटिंग हुई, जब कहानी पढ़ी तो मुझे पता था कि ये मुझे ही करना है, और मैंने फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। सो कहानी आई थी मेरे पास। बहुत डिफरेंट कहानी है, थोड़ा सा बताइए कि क्या देखने को मिलेगा। सी बेसिकली कहानी तो लाइक अभी आपको आइडिया आ चुका रहेगा। इट्स विसल ब्लोअर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है संकेत, उनकी कहानी है। तो संकेत जो फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो कुछ ऐसे एक्टिविटी में फंस जाता है जिससे उसको करने में मज़ा आता है, जिससे उसको किक मिलता है। बट वो लेटर रियलाइज़ करते कि ये चीज़ें जो हो रही है गलत है, और वो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाता है, इसीलिए वो विसल ब्लोअर बन जाता है। तो उसकी कहानी, उसकी जर्नी है ये। और जो बाकी किरदार जो है हमारे, उसके अराउंड जो वर्ल्ड है उसके अराउंड बेस्ड है। डिफरेंट हमने ये है कि जो कहानी है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। तो एग्जीक्यूशन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि 3 लेवल पे मैंने ऑपरेट किया था। एक तो परफॉर्मेंस लेवल, तो मुझे बहुत ही क्लियर था कि परफॉर्मेंस में मुझे एक नुएंस परफॉर्मेंस लेके आना था। तो हालांकि काफ़ी थॉट डाल के हम उस हर एक कैरेक्टर का एक नुएंस सेट करें, एक टोनालिटी या टेक्सचर सेट करना ये ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने वो एक लेवल, फर्स्ट लेवल मेरे लिए वो था। सेकंड लेवल था कि किस तरीके से हम ये कहानी को बोले, ये नरेटिव स्ट्रक्चर क्या हो, मतलब स्क्रीन प्ले है और स्क्रिप्ट है, तो इसको किस तरीके से बोलना है, कहानी किस तरीके से इसको माउंट करनी है। तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि मुझे एक थोड़ा सिनेमैटिक लैंग्वेज इसमें लेके आना। तो आप टीज़र में भी या देखोगे कि इट लुक्स लिटिल डिफरेंट। सो दैट इज़ समथिंग विच आई कॉन्शियसली मैंने एफर्ट डाल के उस पर काम किया। और तीसरा था कि जेन्युइन लगे वर्ल्ड बहुत रियल लगे, तो वो उस पर हमने काफ़ी मेहनत की। तो वो सारी डिटेलिंग जो वर्ल्ड बनाने के लिए ज़रूरी है, जो स्टोरी टेलिंग के जो डिवाइसेस है, तो उस पर हमने काफ़ी हद तक डिटेल में काम किया। तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ट्रेलर देखा मैंने सर, जी। बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत है ट्रेलर में, बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने की जरूरत है। 1 मिलियन व्यू आए हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जी। कहना चाहेंगे आप? नहीं, ट्रेलर डेफिनेटली काफ़ी कुछ क्लियर बता देता है अबाउट संकेत की कैरेक्टर की क्या होने वाला है, कि जब वो बोलता है कि कहाँ से शुरू करूँ, और जो एक ग्लिम्सेस ऑफ क्या उसके पास्ट में हो चुका है या कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई थिंक ये ट्रेलर में भी आपने एक रियलाइज़ हो गया, क्लिफ हैंगर है। तो सीरीज़ में भी एक क्लिफ हैंगर मोमेंट्स है काफ़ी। सो एज ऑफ द सीट क्लिफ हैंगर मोमेंट्स है जो हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आई थिंक दैट इज़ विल बी वेरी एक्साइटिंग। सो ट्रेलर, हाँ, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है ट्रेलर की। तो स्टोरी बेस्ड है सर, ये ट्रू इवेंट है, मैंने सुना है ज़माने पहले ऐसे कितना हो चुका है। ये बेसिकली ये जो है कहानी, ये कहीं पे भी कोई स्कैम या कोई किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट बेस्ड नहीं है। ये बेसिकली जो राइटर्स है इन्होंने काफ़ी इवेंट्स को कोलेट किया गया है, जो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी इंस्पिरेशनल इवेंट्स है जो वो कोलेट किया हुआ है, एंड उससे फॉर्म करके बनाई ये कहानी है। तो ये कोई सिंगुलर इंसिडेंट या कोई फॉर्मेट बेस्ड नहीं है। ये मल्टीपल इवेंट्स या मल्टीपल इंसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक रिसर्च में उन्होंने फॉर्म करके उसको मैपिंग किया हुआ है। बहुत बड़ी कास्ट है सर। जी। कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस? शूटिंग का एक्सपीरियंस तो बताइए कि सभी को एक साथ ला के कैसा रहा आपके साथ? देखिए, बिल्कुल शूटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज काफ़ी कैरेक्टर्स थे, काफ़ी एक्टर्स है, सीनियर एक्टर्स भी है और काफ़ी नए एक्टर्स भी है और काफ़ी यंग एक्टर्स भी है। तो काफ़ी बैलेंस था, लेकिन काफ़ी किरदार है। तो मेरे लिए एक चीज़ बहुत क्लियर था, मैं सबके साथ एक ही सबको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि सब लोग हम एक पेज पे रहे, और जो मैं किरदार से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या जो सीन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं पहले से ही क्लियर रखता था एक्टर्स के साथ, और एक्टर्स ने भी वही रिस्पॉन्स, उस तरीके से ही मेहनत और उस तरीके से ही मुझे
डिलीवर किया, तो मेरे लिए वो एक वेवलेंथ सारे एक्टर्स के साथ मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से इक्वल मैच हो रहा था। तो वो हमने जो प्रेप हमने की थी या पहले जो इनिशियल थॉट प्रोसेस जो हमारी थी या जिस तरीके से हमने मीटिंग की थी और जिस तरीके से हमने उसको प्लान किया था वो वर्कआउट हुआ अच्छी तरीके से, तो एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मज़ा आया। तो लाइक आई सेड कि मुझे मेरे लिए सबसे मज़ा वो था कि मैं हर सीन को परफॉर्मेंस के लेवल पे कैसे उसको नुआंसेस या किस तरीके से डिटेल्ड आउट करूँ, वो मुझे लगता है कैरेक्टर्स ने बहुत ही बहुत ही बेखूबी से उन्होंने निभाया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उस बात में, तो मज़ा आया, बट मज़ेदार था प्रोसेस। जी 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 हम लोग जब शूट कर रहे थे, हम लोग मार्च पे शूट कर रहे थे, 2020 मार्च पे स्टार्ट किया था और हम लोग तभी ऑफ कोर्स मतलब फर्स्ट वेव ख़त्म हो चुका था बट सेकेंड वेव शुरू हो रही थी, तो हम वो उसके मिडल में थे, तो हम लोग को शूटिंग रोकनी पड़ी बिकॉज काफ़ी केसेस होने लगे और काफ़ी तो वो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था काफ़ी, क्योंकि शूट रोकना वो एक पेनफुल इवेंट था, बट ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट इज़ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, सो हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, शूट रोका और फिर रीशूट करने में काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि अगेन सबको फिर से लाना और फिर से माउंट करना, तो वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, बट सेल थ्रू इट। फाइनली आप ये 16 दिसंबर को सोनी लीव पर कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, अपने फैंस को, लोगों को, सबको? मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि सीरीज़ बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से और वेरी ऑनेस्टी सारे ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से बनी है, तो काफ़ी एक्साइटिंग सीरीज़ है एंड काफ़ी आई थिंक एंगेजमेंट होने वाली है सीरीज़ में, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच इट इन सोनी लिव ऑन 16 एंड आई एम श्योर दे विल लाइक इट, एंड एटलीस्ट वंस यू वॉच इट वो क्लिफ हैंगर मोमेंट्स के साथ एंड दैट एज ऑफ द सीट मोमेंट्स के साथ काफ़ी मज़ेदार होगा। Thank you. Ankita, good to see you and congratulations, Michelle Flower। so आप बताइए, हमने सुना है कि आप डॉक्टर बनी हैं, जी तो जरा बताइए कि ये कुछ किस अंदाज में हम आपको देखने वाले हैं? जी, आप मुझे डॉक्टर के अंदाज में देखेंगे, जो कि एक मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर स्टूडेंट है, इंटर्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जो भी उसे लगता है कि सही है उसके लिए वो खड़ी होती है और कोई भी सर्कमस्टांसेस हो वो डरेगी नहीं, खड़ी रहेगी जिस चीज़ के लिए उसे फील होता है कि ये सही है, और अपने प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत हाई रिगार्ड रखती है अपने प्रोफेशन को लेकर। मिशेल फ्लावर, अगर कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद मिशेल फ्लावर के साथ? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीखा मैंने। आई थिंक इस शो के लिए हमने पार्ट्स में शूट किया क्योंकि बीच में कोविड का सेकेंड वेव, तो हाँ जी, तो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है पर मज़ेदार रही है। आई थिंक जब चैलेंजेस के साथ आप अच्छा काम निकाल के दो तो उसका एक अलग मज़ा आता है। मुझे नहीं पता शो बाद में लोगों को कैसा लगेगा, बट एक जो एज एन एक्टर सेटिस्फैक्शन होती है वो बहुत हुई है प्रोसेस में, बहुत सीखा है मैंने। बढ़िया टीम थी, यही बोलूँगी। रियल लाइफ में ऐसे कभी अंकिता जी ने डॉक्टर बनने की सोची थी ऐसे, क्योंकि बचपन में हमारे ज़्यादा करके डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर? आई थिंक वो तब होता है जब हमें दो ही प्रोफेशंस पता होते हैं कि हाँ डॉक्टर, टीचर तो बहुत सबका शौक होता है, बट नहीं, मैंने कभी डॉक्टर कभी नहीं सोचा। आई थिंक मुझे शायद डर लगता था वो सबसे, डॉक्टर तो मैंने कभी नहीं सोचा। टीचर मैं बहुत टीचर खेलती थी। सो आप बताइए कि बहुत सारे स्टार कास्ट है, कैसा रहा सबके साथ का एक्सपीरियंस विद मिशेल फ्लावर के साथ? ढेर सारे स्टार कास्ट है। जी, बहुत अच्छा रहा, सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आई न्यू, एक्टर आपके वही बोल रही थी, बहुत बड़े एक्टर्स हैं इस शो में, तो बहुत कुछ सीखा स्पेशली इनसे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। जैसे बहुत ही उम्दा कलाकार है अंकिता, ये आपको सिखा सकती है कि
अच्छा मैं सोचना पड़ रहा है पूरा कलाकार नहीं, वो मेरी हिंदी कमज़ोर है ना। देखा नहीं, आप इंग्लिश में भी बात बहुत ही एक सिंपल तरीके से हर चीज़ को कैसे करते हैं, एक सिंपल अप्रोच कैसे रखते हैं, और एक काम हेडेड इंसान कैसे होना चाहिए, प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं, सेट पे कैसे बिहेव करते हैं। मैं इतनी हर चीज़ नर्वस से- थी इस शो के लिए, मैं ये शेयर कर देती हूँ, मैंने अभी तक ये बात शेयर नहीं की कि मैं अपने फर्स्ट डे ऑफ शूट पे रोने लग गई और हमारा कार में सीन था और मुझे लगता है कि ऋत्विक मुझे ऑलमोस्ट लाइक ये डर गया होगा कि किसको होने लगी है तो आई थिंक उतना। हाँ जी, काफ़ी डरावना है, काफ़ी डरावना। आप ये सोचिए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा कि आप एक एक्टर के साथ बैठ रहे हैं गाड़ी नहीं, में। हॉरर मतलब पूरी यूनिट के लिए तो हॉरर हो सकता है ना कि एक्टर होने लग गया डर के वहाँ, बट डर से ज़्यादा आई थिंक मैं बहुत ओवरवेल्म थी कि ये फाइनली शुरू हो रहा है और मुझसे डरी हुई थी, मुझसे। प्लीज कम कटिंग। ये बहुत इंटिमिडेटिंग है एज एन एक्टर तो फिर मुझसे डरी हुई थी। सच बोलो। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड अच्छा अब मैं सच बोल रही हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी। ऋत्विक एक्चुअली बहुत ही गिविंग एक्टर है और बहुत सारे सीन्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर यू नो कुछ वो इनपुट मुझे दे देता था कि ऐसा कर ले। ये मत बोलिए, बोलेंगे लोग बोलेंगे ये दूसरे एक्टर को बताता है क्या करना है, मैं ऐसा कुछ इनपुट नहीं देता Sir, हूँ। why are you so मैं scared? अपना काम करता No, हूँ no, बस। no. He's at जो हेल्प कर सकते हैं पूरे सीन को होने में। एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट ये था कि जहाँ जहाँ मेरे भी क्लोजेस थे, हमने कुछ इंटेंस सीन्स किए हैं काफ़ी, तो भी मतलब पूरा 100% डिलीवर किया है। कभी ऐसा नहीं लगा कि दिस इज़ नॉट हिज क्लोज और करूँ देखिए, या आपको- इतना काफ़ी है। आपको एक बोलना है अंकिता के बारे में। देखिए, एक इंसान का बड़प्पन ना इसी एक बात से एक समझ में आ तारीफ जाती सुनी है। आपने अभी तक? एक भी कोई झूठी भी एक सुनी? इंसान का बड़प्पन ना इसी बात से समझ में आ जाती है जब आपको पता चलता है कि एक इंसान आपसे सीनियर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ज़्यादा काम कर चुका हो, बट एट द सेम टाइम एक इंटरव्यू में आके आपकी तारीफ कर रही है। यू नो, सो दिस इज एग्जैक्टली हु अंकिता इज। हाँ, मैं सीनियर तुमने मुझसे ज़्यादा काम किया। कुछ भी मैं नहीं। बोलूँ? क्या? नहीं। तो ओके ओके, बट वेरी ऑनेस्टली, एक सेकंड, ये मेरा नहीं था, मेरा था तुम ना ज़्यादा फुटेज मत बढ़ाओ। तो शो में तो तुमने लिया है, टीजर में भी लिया है, अभी इसमें भी मतलब तुम बोल लो, देख रहे हो आप? तुम कर लो तुम बोलो। सो ऋत्विक, आप बताइए कि आप डॉक्टर लवर हैं? आप डॉक्टर लवर है। मैं काफ़ी डॉक्टर लवर, ओके, डॉक्टर्स लवर है। डॉक्टर्स लवर नहीं है। बट इन्हें टीचर्स लवर पसंद है। अच्छा, उस तरीके से डॉक्टर लवर अच्छा। है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। हाँ, नहीं, इनको टीचर्स टीचर पसंद। बनना पड़ेगा, देन कुछ हो सकता है। हाँ, ये क्वेश्चंस कहीं और ही नहीं, हम मतलब मजे लेने आए, ये और मजे लेने आए। हाँ, पर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। टीचर पसंद है आपको? इनको टीचर पसंद टीचर बन नहीं, जाऊंगा। टीचिंग वो का तो मेरे को मुझे टीचर बनना पसंद था। अच्छा, एक इनको सेकंड। टीचर बनना है और मुझे टीचर पसंद है। हलो, हो गया, चलो हाँ, डन, बस। पक्का जोड़ी बन गई। ओके, कमिंग बैक टू द विसल ब्लोअर। नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है इंटरव्यू। हाँ जी, जी, और कुछ? हाँ जी। आई थिंक अब तो बहुत मिल गया आपको। नहीं, आप कुछ शेयर कर रहे थे, मेरे को याद भी नहीं अब मैं कहाँ। हाँ क्या बातें कर रहे थे? सो हाँ, इतने सारे यही था ना जो वो, सारे स्टार पर अभी वो चला गया, तो मैं सच ही बता रही हूँ, एक्चुअली बहुत मज़ा आया। एंड ऋत्विक का मैंने शो देखा हुआ है पहले एज एन ऑडियंस। आई थिंक वो उसी दौरान आया था जब मैंने अभी टीवी किया था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे OTT पे कुछ करना है। एंड हिज शो वॉज वन ऑफ दोज शोज़ दैट इंस्पायर्ड मी। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके ऑपोजिट कास्ट हो जाऊंगी, पर बहुत मज़ा आया साथ में काम करके। बहुत अच्छे से हमने अपने सीन्स निभाए हैं, प्रोसेस में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको जब सब कुछ साथ में आएगा तो आपको देख के भी एज अ व्यूअर मज़ा आएगा। टीवी में तो आपकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है ना, अब इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर अब आप आ रहे हैं, तो बताइए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या फिर प्रेशर फील करते हैं कि यहाँ पे मैंने टीवी में भी ज़्यादा काम नहीं किया, अगर मैं ऑनेस्टली यहाँ जी पे मैं बस सुन रहा हूँ कि मुझे पहले अंकिता जी का इंटरव्यू चाहिए। मैंने बोला ओके, मैं इंतजार Really? मेरा अरे नंबर वाह। कब आएगा, देन हाँ जी। बहुत मतलब शॉर्ट सा करियर रहा है अभी, हाँ, पर लेकिन जो किया है वो पसंद किया गया है, स्पेशली माय लास्ट शो ऑन टीवी। जिसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे OTT करना है, और वो डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है स्कैरी कि आपको कभी कभी पता नहीं होता जो डिसीजंस आप ले रहे हो आपके फॉर वर्क करेंगे अगेंस्ट। बट मैंने वो डिसीजन लिया एंड फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसा शो मेरी
झोली में आया, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, मेरी झोली में आया और आई होप मैंने जस्टिस की हो अपने कैरेक्टर के साथ, स्टोरी के साथ। और आई होप जिन लोगों ने मुझे पहले देखा हुआ है वो ये देखें, और जिन्होंने नहीं भी देखा प्लीज़ देखिए। ये शो सिर्फ एक सीरियस मैटर के अराउंड नहीं रिवॉल्व करता, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, सो प्लीज़ वॉच इट ऑन 16 दिसंबर सोनी लेव। बिल्कुल लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ट्रू स्टोरी है, तो अगर आप बता सकें कि इसके बारे में, इससे पहले भी आप कभी पढ़ा था, आपने लिखा था, पढ़ा था, या फिर क्या कुछ था जब आपको स्टोरी सुनाई गई? व्हाट्स योर रिएक्शन? जब मुझे स्टोरी सुनाई गई तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया कि ट्रू स्टोरी पर है, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन ओनली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बोलूँगी, बेस्ड भी नहीं, क्योंकि और ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होगा कि किसी एक इंसिडेंट पर बना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं हमारे आसपास, और इन टर्म्स ऑफ फिक्शन उन्होंने इंस्पायर होके जो होता है एक शो बनाया है जिसमें दिखाया जाता है कि मेडिकल फील्ड में क्या होता है जब मेरिट को इम्पोर्टेंस ना देकर, बाकी एलिमेंट्स को देकर किसी को मेडिकल करियर परस्यू करने दे दिया जाता है। इसके अलावा आप हमें 16 दिसंबर के अलावा कौन से अंदाज में आप आपको देखेंगे, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर? आप बताइए। अरे मैं तो हर प्रोजेक्ट में चाहूँगी मैं कुछ अलग करूँ। आई थिंक एज एन एक्टर आप यही चाहते हो, यही आपकी भूख होती है, बट फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके लिए एक्साइटेड हूँ। एंड आई थिंक मैं अपना कुछ भी अगला तब भी शुरू करना चाहती हूँ या लेना चाहती हूँ वंस दिस इज़ आउट, विच इज़ वेरी सून। एंड 16 दिसंबर जस्ट डेट आने वाली है, ऑडियंस को अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आपको? 16 दिसंबर को पॉपकॉर्न बनाकर, ठीक है, टीवी ऑन करके सोनी लिव चलाकर बैठ जाना और पूरा शो ट्रस्ट में आप बिंज वॉच कर लोगे। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू। गुड टू सी यू सोनाली जी। एंड ट्रेलर देखा मैंने, कैसा लगा? सुपर, बहुत ही दिमाग लगाने की ज़रूरत है एंड बहुत ही ऐसे ध्यान से सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सेल्फ ब्लॉगर? मुझे लगता है कि 16 दिसंबर को विसल ब्लोअर रिलीज़ हो रहा है शो, तो अभी हमें इसकी अहमियत नहीं पता चलेगी। इसके सक्सेस के बाद शायद मैं ठीक से पीछे मुड़ के देख पाऊँगी कि क्या था इस शो का हिस्सा होना। लेकिन अभी रिलीज़ होने से पहले भी मैं हमारे जर्नी को याद कर सकती हूँ। बहुत कम बार ऐसे होता है कि आपको कोई डायरेक्टर मिलते हैं, वो एक कहानी बताते हैं और आपको लगता है कि आपको उस कहानी का हिस्सा होना ही है। विसल ब्लोअर के बारे में मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। एक तो मैंने इसके पहले मुंबई डायरीज़ नाम का शो किया था, लेकिन उसमें मेरा स्पेशल अपीयरेंस था। छोटे से एक सीन के लिए मैं उस शो का हिस्सा हूँ। देखा जाए तो ये मेरा डेब्यू है, ये मेरा पहला शो है जिसमें मेरा फुल लेंथ रोल है, तो उस वजह से तो ये मेरे लिए स्पेशल है ही। साथ ही पहला है लेकिन ठीक ठाक है, ऐसी रिएक्शन मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जो कहानी है, हमारी जो टीम है, जिस प्रकार से ये शो लिखा गया है, हमारे लेखक, प्रेजेंटर्स और डायरेक्टर मनोज पिल्ले, ये एक बहुत अच्छी सॉलिड टीम बनाते हैं। एंड अलॉन्ग विथ हम सारे एक्टर्स, बहुत अच्छी फ़ौज है इसमें। हर एक एक्टर ऐसी परफॉर्मेंस लेके आएगा जो ऑडियंस एंजॉय करेगी। तो मुझे लगता है कि कई वजह हैं जिसके लिए विसल ब्लोअर मेरे लिए स्पेशल है। एंड फौज तो रियल में बहुत ही अच्छी है, स्टार कास्ट की बात करूँ बहुत ही सुपर है। एंड सोनाली जी, हमें किस अंदाज में देखने को मिलने वाली है? हम किस अंदाज में आपको देखेंगे इस फौज में? आपके अंदाज में क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन्स और ऑन स्क्रीन होने वाली हूँ। तो मैं एक न्यूज़ चैनल की एडिटर हूँ। मैं ज़ैनाब पारकर का किरदार निभा रही हूँ। तो ज़ैनाब एक ऐसी जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, एडिटर है, जिसका होना सोसाइटी के लिए बड़े मायने रखता है, जो सच्चाई का साथ देती है, जो निडर है और अपने स्वार्थ के अलावा वो
सिंसियरिटी से काम करती हैं। तो आजकल मुझे लगता है हर एक प्रोफेशन डाइल्यूट हो गया है, हर एक प्रोफेशन में पैसे खाने वाले लोग आ गए हैं, गलत काम करने वाले लोग आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन गंदा है। तो कितने सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, उनमें से एक जर्नलिज्म भी है। तो मुझे लगता है ज़ैनाब पारकर एक जवाब है सबके लिए कि प्रोफेशन ख़राब नहीं होता, लोगों की नीयत बदल सकती है। काम एक आध गलत हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन कभी गलत नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हम लोग सरवाइव हो रहे हैं। तो मुझे ये रोल करने में अपनी यादों को बड़ा ढूंढना पड़ा। मैं इतने सारे ऑफिसेस में गई हूँ, पब्लिकेशंस के इंटरव्यू के लिए अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में गई हूँ। वहाँ पे जो माहौल होता है, आपको टाइम बाउंड काम करना पड़ता है, डेडलाइंस होते हैं। वो यादें मुझे बहुत आ रही थी कि जब मैं जाती हूँ तो माइक लगाने के लिए भी हमें इतना फास्ट काम करना पड़ता है। कभी कभी शो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो टेंशन से आपको फ़ोन करते हैं कि कहाँ पहुँची हो सोनाली, वी हैव टू बी ऑन एयर। तो ये भी, और उसके साथ एक थॉट प्रोसेस होता है किसी भी एडिटर का। वो सिर्फ मतलब लाइव जाने का टेंशन नहीं होता, वो किसी चीज़ को रिसर्च करने का, एक्सप्लोर करने का भी होता है। तो बहुत यादगार सफ़र रहा मेरा ज़ैनाब होने का। और अच्छा लग रहा है कि विसल ब्लोअर शो के साथ हम एक ऐसी कहानी लोगों के सामने ला रहे हैं जो उनके मानसिकता में कुछ बदलाव ला सकते हैं, उनके इमोशनल वर्ल्ड में इंस्पिरेशन ला सकते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप एडिटर हैं, आप हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप फील्ड पर जाके क्या सवाल भी पूछती हैं क्या, ये तो आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा। जी, क्योंकि एडिटर हैं आप, तो मैं इसकी बात करूँगा, किस तरह के सवाल पूछने में बिलीव करती हैं आप? मुझे लगता है कि जो रेफरेंस में है वो सवाल पूछने में मुझे मज़ा आता है। मुझे कभी किसी को ऑफ गार्ड पकड़ने में मज़ा नहीं आता। मतलब हम कितनी बार गेट टुगेदर्स या पार्टीज़ में देखते हैं कि अचानक कुछ सवाल आ जाता है और आपको एकदम चौंका देता है या हिला देता है। तो मुझे किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि अगर उस इंसान को हम थोड़ा कंफर्टेबल करें और कुछ ऐसे सवाल पूछें तो वो खुलकर कॉन्वर्सेशन बन सकता है। तो मुझे वो सवाल पूछने में मज़ा आता है जहाँ हम संवाद या डायलॉग बना पाएँ। क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, मैंने सुना है। तो आप बताइए कि इससे पहले जब आपने ये सुना ये स्टोरी है, इस पर काम करना है, क्या कुछ रिएक्शन था आपके दिमाग में? कैसे प्रिपेयर किया आपने? कुछ वर्कशॉप भी करना पड़ा या क्या कुछ हुआ? नहीं, मैंने मेरे रिसर्च टीम पे काफ़ी विश्वास रखा था, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे मेरी लिमिटेशन बहुत अच्छे से पता है। मैं मेरा एक्टिंग एक्सप्लोर कर सकती हूँ खुद का। मैं किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट या हिस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं कर सकती, वो मेरा लिमिटेशन है। हमारे लेखक कर सकते हैं, रिसर्च टीम कर सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि इतने सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जर्नलिज़्म में, तो उनको देखा है। और मनोज का ये कहना बहुत अच्छा लगा था मुझे कि हमने किसी एक रिपोर्टर को इमिटेट नहीं किया है। हमने ज़ैनाब को उसके हिसाब से डिज़ाइन करने में ही वही इंटेंशन था हमारा, और मुझे लगता है वही यूनिक कैरेक्टर ज़ैनाब का सामने आएगा। क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारी फौज है, हमने देखा बहुत सारे बड़ी स्टार कास्ट है, तो कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस विद ये हमारी पूरी टीम के साथ, पूरी फौज के साथ? एक से एक उम्दा कलाकार हैं हमारे शो में, और स्टार्टिंग फ्रॉम ऋत्विक भौमिक जो डॉक्टर संकेत का रोल निभा रहा है, जो हमारा विसल ब्लोअर है, अंकिता, सचिन खेड़ेकर, ये सारे जो एक्टर्स हैं जिनके साथ मेरा काम था, आशीष वर्मा भी है, तो उनके साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन था। बाकी हमारी बहुत बड़ी टीम है, तो सबके साथ ज़्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन अच्छे एक्टर्स जो होते हैं वो आपको बहुत
इंस्पायर करते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अजीब रिएक्शन आपसे इंस्टिगेट करते हैं। वो बहुत अच्छा काम खुद करते हैं, तो उनके सामने टिकने के लिए आपको भी अच्छा काम करना पड़ता है। और ये इंस्पिरेशन या ये चैलेंज और इंस्पिरेशन क्लीशे लगेगा कहने में, लेकिन ये किसी भी सीन को लाइवली बनाता है। नहीं तो लाइंस आ गए और एक के बाद एक अगर लाइंस कहने लगे तो मज़ा नहीं आता सीन में। हर एक एक्टर फुर्ती से काम कर रहा था, और इसके पीछे हमारे डायरेक्टर थे मनोज पिल्लई। तो मनोज ने हम सबको चाबी मारी थी। वो आके हम सबसे अलग अलग बात कहते थे हमारे कैरेक्टर्स के बारे में, हमारे नेचर के बारे में। तो वो लेकर हम किसी भी सीन का हिस्सा होते थे, तो उसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी रहती थी, और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है शो देखने की अब। बिल्कुल, मुझे भी है। लोग जिस तरह से सभी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। एंड मैं बता दूं कि इस फौज में आप भी सबसे बड़ी ही उम्दा कलाकार हैं। ऐसे हम आपको ज़माने से ऐसे मराठी फिल्मों में हर जगह देखते आए। नाउ अब OTT पर आ रहा है ये, तो कितना ये डिफरेंट होता है आपके लिए? कैसे देखती हैं आप? अब तक हमने देखा है सोनाली जी की फिल्में थिएटर में सीटियाँ बजती हैं, नाउ अब OTT पर आ रहा है, ये कितना डिफरेंट देखती हैं आप? कैसे, क्या टेक होता है आपका? अब होने वाला है, होता है तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये पहला अनुभव है मेरा, इसीलिए मैंने तो मैं बड़ी उत्सुक हूँ। मुझे भी पता नहीं है क्या होगा, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि मुझे अभी भी याद है कि मिशन कश्मीर नाम की मेरी फ़िल्म थी जिसकी 500 प्रिंट्स एक ही दिन रिलीज़ हुई थी। 500 प्रिंट्स, तो प्रिंट्स का ज़माना था, डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, वन ऑफ द लास्ट फैग एंड फिल्म्स प्रॉब्ली। तो वो एक अलग हाई था मेरे लिए कि बाप रे, एक ही दिन 500 प्रिंट्स आ रही हैं, ज़्यादा भी हो सकती है बट आई थिंक 500 आई थी। लेकिन OTT के साथ ये होता है कि एक ही दिन दुनिया के हर एक कोने में हर एक दर्शक जो चाहता है ये शो देखना वो देख पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम नंबर्स तो नहीं गिन पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, और कलाकार की भूख वही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएँ। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ 16 दिसंबर से लेकर मुझे लगता है आजीवन, क्योंकि जब तक ये शो सोनी लिव पे रहेगा हमारे दर्शक तो ज़िंदा ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिंदा रहेंगे। ये जो टाइम चेंज हुआ है सोनाली जी, जैसे कि आप एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर रहे थे कि एक ही दिन 500 प्रिंट्स, वो एक टाइम था ना। उसके बाद हम अब ये जो टाइम देख रहे हैं OTT का टाइम, कैसे देखती हैं आप? और भी आप कुछ ऐड कर सकती हैं? वो 500 प्रिंट्स के जो आप बता रहे थे कि एक ही दिन, वो एक अलग फीलिंग थी। हाँ, आई जस्ट आंसर्ड दैट एब्सोल्युटली। ये जो टाइम चेंज हो रहा है, इसे कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि चेंज इज़ इनएविटेबल। तो मुझे लगता है अलग अलग जनरेशन्स ने अलग अलग चेंजेस देखे हैं। हमारे घर में पहले TV नहीं था, फिर टेलीविज़न सेट आया, फिर ब्लैक एंड वाइट था, वो कलर हो गया। तो फिल्मों में तो कितने सारे चेंजेस आए हैं, मतलब क्रांति हुई है, क्योंकि पहले फिल्में बोलती नहीं थी तो फिर बोलने लगी, फिर सिंक होने लगा। तो ये टेक्निकल एडवांस जो है वो स्टेप आगे जाते रहेगी, लेकिन मुझे लगता है जो कायम रहेगा, जो चिरंतन है, वो है अच्छी कहानी लिखना। तो मुझे लगता है वो तो ज़रूरी है और उसमें नहीं बदलाव आ सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल टैलेंट की बात करता है। तो अच्छे लेखक हमारे लिए हम हमेशा राह देखेंगे कि कितनी भी पीढ़ियां बदले, टेक्निकल चेंजेस आते रहें, लेकिन अच्छे लेखक आते रहें, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि अच्छे लेखक आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 16 दिसंबर ये जो दिन है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? स्ट्रीमिंग होने वाला है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि 16 दिसंबर के बाद हम आपके हवाले हैं, क्योंकि द शो विल बी देयर फॉर एवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।